तो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है आपके हिस्ट्री का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रांस की क्रांति, ये आपको 1789 में शुरू हुई थी और 1804 तक चली थी ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रीफेस के बारे में जानेंगे। प्रीफेस कहते हैं कि किसी भी चैप्टर से पहले जो उससे संबंधित बातें होती हैं, उस चीज़ को जान लेने की बात को भूमिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग जान लेंगे। इससे पहले कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो, आपको 2-4 चीज़ों से अवगत होना ज़रूरी है। जैसे पहला है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में क्या होता था कि राजशाही शासन कहते थे इसको, और इसमें एक ही राजा होता था, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, निरंकुश हो, वो जो कहेगा वही होगा, वो जो कहेगा वही नियम होगा। और एक होती थी फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता था सामंतवाद। मतलब यूरोप में जब मिडिवल एजेस में जब सामंतवाद चलता था, तो राजा के यहाँ जो राजा को जो लोग टैक्स देते थे, वो उनकी चाकरी भी करते थे, ठीक है। मतलब टैक्स तो देते थे, प्लस और भी घर का काम वाम, ये वो सारी चीज़ें वो करने का काम करते थे। तो चलिए हम लोग प्रीफेस के बारे में सीधे बढ़ें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो ये मैंने आपको रीड करके बता दिया, अब आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो 14 जुलाई 1789 की बात है। 14 जुलाई 1789 की बात है। इस डेट के बारे में आप ये भी जान लो कि ये फ्रेंच नेशनल डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 में शुरू हुई थी और 1804 अमेरिका में ओ बोलते हैं 0 को, खैर छोड़ो। तो 1789 में शुरू हुई थी, 1804 तक चली थी। तो ये सबसे 14 जुलाई 1789 को पहली दफ़ा विद्रोह हुआ था, इसलिए इस डे को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन भी माना जाता है और इस डे को फ्रांस में फ्रेंच नेशनल डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो सुबह की बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस की जो सिटी थी उसमें एक आतंक का माहौल बन गया। आतंक का माहौल इसलिए बन गया कि जो उस समय के जो राजा थे लुई 16 ने सिपाहियों को ऑर्डर दिया था शहर में घुसने के लिए, और अफवाह ये भी फैली थी कि जल्द ही वो आर्मियों को ऑर्डर देंगे कि आम सिटीजन्स पर, आम लोगों पर क्या करे, वो गोली चलाएं। कोई 7,000 लोग, औरतें, सब टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, जन सेना बनाएंगे, आम आदमी के द्वारा मिलकर बनाई गई सेना बनाएंगे। और फिर क्या था, इन 7,000 औरतों और मर्दों की क्या बनी, सेना बनी, जो लोग टाउन हॉल के सामने खड़े हुए थे। और ये लोग बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हथियार की तलाश में, क्योंकि अब राजा ने, लुई 16 ने ये ऑर्डर देने वाले थे, वो अफवाह फैली थी कि वो गोलियां चलवाएंगे, तो उसका सामना करने के लिए इन लोगों को हथियार की ज़रूरत थी। तो हथियार की खोज में ये जो जनसेना बनी थी 7,000 लोगों की, इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसना शुरू किया हथियार की खोज में। फाइनली एक ग्रुप, इन्हीं लोगों का एक ग्रुप जो है वो ईस्टर्न पार्ट में घुसा। ईस्टर्न पार्ट जहाँ पर फोर्ट्रेस था,
किला था, प्रिजन किला था, जहाँ पर लोगों को कैद करके रखा करते थे। उस किला का नाम था बेस्टल। उस किला का नाम था बेस्टल। ये पेरिस में है, पेरिस के ईस्टर्न भाग में। तो ईस्टर्न भाग में कुछ लोग, इन 7,000 में से कुछ लोग जो हैं वो घुसे बेस्टल में, और जहाँ इनको उम्मीद थी कि यहाँ पर हथियारों का ज़खीरा मिलेगा, हथियारों का ज़खीरा मिलेगा। उसके बाद क्या था, घुसे तो बेस्टल के कमांडर के साथ और इन जनसेना के लोगों के साथ क्या हुई, लड़ाई लड़ी गई, और जो कमांडर थे वो मारे गए, और जितने भी कैदी थे छुड़ा लिया गया। हालांकि ये बात और है कि केवल 7 ही कैदी थे, ठीक है। इतने लोग घुसे, कैदियों को छुड़ाया, कमांडर को मारा, लेकिन कितने लोग थे मात्र कैदी के रूप में, 7। और वैसे भी बेस्टल को जो है वो सारे लोगों के द्वारा नफरत किया जाता था। फिर क्या था, वो इसलिए नफरत किया जाता था क्योंकि वो निरंकुश जो राजा था, मोनार्क सिस्टम जो चल रहा था, तो वो उसका प्रतीक था। किसी को सजा देनी हो बेस्टल में भेज दिया करते थे राजा। तो वैसे भी लोग जो है वो बेस्टल से नफरत किया करते थे। नतीजा हुआ कमांडर मरा, और फिर बेस्टल को क्या किया गया, ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। और इसके जो पत्थर के टुकड़े थे, जो तोड़ा गया, जो पत्थर के टुकड़े थे, उसको मार्केट में बेचा गया। मार्केट में इसलिए बेचा गया कि जो लोग भी उस राजा के निरंकुश शासन का पहला चीज़ जो अंत हुआ था बेस्टल, उसके सोवेनियर के तौर पर, उसको एज ए मेमोरी के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर जो लोग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इस पर्पज से क्या हुआ, उस बिल्डिंग का हर एक स्टोन जो है वो क्या किया गया, बेचा गया। उसके बाद जो दिन आया, ये तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद जो दिन आया वो और भी ज़्यादा संघर्ष था, उसमें और भी ज़्यादा संघर्ष हुआ पेरिस में, और पेरिस के देहाती हिस्सों में भी। पेरिस में तो हुआ ही पहला, उसके बाद देहाती हिस्सों में, गांव वाले हिस्से में भी हुआ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बढ़े हुए रोटी की कीमतों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसके बाद जब हिस्टोरियन जो है वो इस टाइम को देखते हैं तो उन्होंने देखा कि इस मतलब 14 जुलाई 1789 के बाद जो है, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, और आखिरकार राजा की हत्या हुई, एग्जीक्यूशन हुआ। इनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि जब ये शुरुआत हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 को, तो लोगों ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना दूर तक हम चले जाएंगे, राजा का एग्जीक्यूशन तक हो जाएगा। इतना लोगों ने अनुमान लगाया ही नहीं था। तो ये राजा का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, बाकी सारी जो चेन ऑफ इवेंट्स हुई वो क्यों हुई, कैसे वो तैयार हुआ, एक ढांचा तैयार हुआ, कैसे संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, इस 14 जुलाई 89 के बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट दर यूनिट के हिसाब से या फिर पार्ट बाय पार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आपके फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी के आखिर में फ्रेंच सोसाइटी जो है वो उसकी क्या स्थिति थी, कितने भागों में बटी हुई थी, कैसे लोग थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करें फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates, and only members of third estate paid taxes. तो
1774 की बात है। लुई 16 जो है, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, लुई 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो राजगद्दी संभाले। अब एक बात यहाँ जान लेने की ज़रूरत है कि बर्बन फैमिली जो है वो 13th सेंचुरी से राज कर रही थी फ्रांस में, मतलब 13वीं शताब्दी से ही जो है वो फ्रांस में ये मोनार्क सिस्टम, फेडरलिज्म, ये सब चल रहा था। तो 1774 में लुई 16 जो है, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी सत्ता जो है वो 13th सेंचुरी से चल रही थी, वो राजगद्दी पर विराजमान हुए। राजगद्दी पर जब विराजमान हुए, उनकी उम्र 20 साल की थी और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई थी। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। और ये जब वो राजगद्दी उन्होंने संभाला तो उन्होंने देखा कि जो राजा का जो खजाना था वो खाली था, ठीक है, खाली था, और खजाना खाली था और लंबे समय से जो वॉर चली थी, इसके कारण फाइनेंशियल सोर्सेज जो था, रिसोर्सेज जो था फ्रांस का, वो खत्म होने पे था, या फिर यूँ कह लो कि खत्म हो गया था। कोई भी देश में जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक ही होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारी क्षति होती है। उस क्षति को पूरा करने के लिए जो है वो राजा हो या वहाँ की सरकार हो, लोगों की मदद करती हैं, और ऐसे में पैसों की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो है, वो डिप्लेट होता है, कम होता है, ख़त्म होता है, और यूँ कह लो कि देश की प्रगति भी रुक जाती है। ठीक है, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, और फिर क्या होगा, देश 10 साल 15 साल उसके अकॉर्डिंगली जितना खर्चा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली पीछे चला जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी, लोग मरेंगे, महामारी फैलेगी। ठीक है, तो इन सबको मेंटेन करने में क्या होता है, खर्चा होता है। तो फाइनेंशियल जो फिस्कल होता है, देश का जो राजस्व होता है, वो इस सब चीज़ों में लग जाता है। खैर, तो 1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो राजगद्दी संभाले उन्होंने। 20 साल की उम्र थी इनकी। मैरी एंटोनेट से, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से इनकी शादी हुई थी। राजगद्दी जब इन्होंने संभाला, जब बैठे तो देखा इन्होंने कि ट्रेजरी खाली है, लंबे समय से वॉर के कारण जो है वो खजाना खाली हो गया था। उसके अलावे खजाना खाली हो गया था, और कोर्ट जो था, वर्साई की जो पैलेस थी, कोर्ट था, इन सबको मेंटेन करने का खर्चा तो कम नहीं हो सकता था, उन सबको तो मेंटेन करना ही है। तो लुई 16 ने क्या किए, हाँ, उसके बाद लुई 16 के नेतृत्व में जो है, जब ये बने थे, तो इन फ्रांस की कॉमन एनिमी जो थी वो ब्रिटेन थी, और फ्रांस ने, लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनकी आज़ादी प्राप्त करने के लिए मदद करी थी। ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज को क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था। इसमें लुई 16 ने क्या करी थी, उनकी मदद करी थी, मतलब मदद करी थी 13 कॉलोनीज को क्या करने में, ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में। तो इससे खर्चा इनका भी हुआ था। तो इस वॉर की वजह से जो है मोर देन 1 बिलियन लीवर जो है उनका कर्ज था। लीवर जो था वो यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। ये करेंसी था उन दिनों का जो 1794 में डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब ये करेंसी बंद हो गई। ठीक है, तो लुई 16 के नेतृत्व में फ्रांस ने क्या करी थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद करी थी। और इस वार की वजह से 1 बिलियन से ज़्यादा लीवर जो है इन पे कर्ज था, जिसका इंटरेस्ट बढ़कर 2 बिलियन हो चुका था। और जो लेंडर्स थे, जिन्होंने पैसा दे रखा था, उन्होंने 10% इंटरेस्ट का डिमांड कर दिया था। तो भाई, राजा जब प्रजा पे खर्चा करे या फिर वॉर पे खर्चा करे, तो पैसा तो वसूलने का काम तो वो प्रजा से ही करती है। खैर, तो ये 10% इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, तो 2 बिलियन लीवर ऑलरेडी था, और 10% के रेट से तो जल्दी जल्दी बढ़ता। तो इस कर्ज को इस कर्ज से निपटने के लिए राजा ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाने शुरू किए, क्योंकि कर्ज भी सधाना था, और जो खर्चा था कोर्ट का, जो पैलेस का वगैरह वगैरह का खर्चा था, और भी आर्मी को मेंटेन करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। तो इनको जो है इस एक्सपेंसेस से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाने शुरू किए।
So the French government was obliged to spend an increasing percent of its budget on interest payments alone. ठीक है, और उसके अलावा रेगुलर एक्सपेंसेस जो थी, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिस चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, इन सब को चलाने के लिए, कर्ज से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाने शुरू किए। टैक्स बढ़ाना था, मेंटेन भी करना था। और उन दिनों फ्रेंच सोसाइटी जो है 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। 3 स्टेट्स में बटी हुई थी और केवल 3rd स्टेट के लोग जो है वो क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे। अब आप समझ सकते हो कि 3rd स्टेट के लोगों में कैसी भावना होगी, उनकी मानसिक भावना कैसी होगी जब देश के 2 स्टेट जो है, स्टेट कैटेगरी को है, लोगों की कैटेगरी के बारे में करी है। पहला था फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड में नोबिलिटी, और 3rd स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ईटीसी, पीजेंट्स एंड आर्टिसियन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब आते थे। तो जो लोग गरीब हैं वो वही टैक्सेस पे करते थे, और राजा भी अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए, चाहे जो भी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इन सबको मेंटेन करने के लिए उन्हीं पर आश्रित थी। पहले और दूसरे स्टेट के लोग नहीं देते थे। तो नतीजा जो है वो समझ सकते हो कि 3rd स्टेट के लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। पैसा दे रहे थे तो उसका, वो तो ऑलरेडी गरीब हैं, और उसके अलावा वो सारा पैसा दे रहे थे कमाने के बाद टैक्सेस के रूप में, और पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं दिया जा रहा था। तो एक खुन्नस की भावना आप समझ सकते हो, यहीं से क्या होती है, शुरुआत होती है। ये 3rd स्टेट में बटा, 3 स्टेट में बटा, और केवल 3rd स्टेट के लोग जो पे कर रहे हैं, तो ये खुन्नस आप समझ सकते हो, यहीं से शुरुआत हुई। तो समझ में आया, इस टॉपिक को समझ में आया, इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं। खैर आगे देखो। तो अब जो है ये फिगर 2 जो है वो उसमें दे रखा है कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट जिक्र किया है। और जो 3rd स्टेट के लोग थे वही क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे। तो फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other members of the 3rd state. The members of first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, and to participate in building roads. तो अब फिगर 2 आप देखो, उसमें आप उसके बारे में कहा गया है कि इस फिगर 2 में जो है वो फ्रेंच की स्टेट्स जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, वो आपको बताया गया। पीजेंट्स जो थे, टोटल आबादी का 90% हिस्सा, टोटल आबादी का 90% जो हिस्सा था वो क्या था, किसानों का था। फार्मर्स थे वो लोग, किसान थे। और 90% सोचो जहाँ किसान है वहाँ केवल कुछ ही लोगों के पास, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के पास जो है वो खुद का ज़मीन था जो वो कल्टीवेट करते थे। बाकी 60% जो लैंड थी, इन 90% पॉपुलेशन के पास जो 60% लैंड थी, उसके मालिक कौन हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे, या चर्च हुआ करते थे, या 3rd स्टेट के रिचर सेक्शन के पीपल हुआ करते थे। 60 मतलब 90% लोग किसान हैं, समझने की बात है ये। 90% लोग किसान हैं और इनमें कुछ ही लोगों के पास अपनी ज़मीन है। टोटल ज़मीन का जिस पर खेती होती है उसके 60% हिस्से पर, या यूँ कह लो कि 60% हिस्सा जो है वो नोबल्स का था, ठीक है, चर्च का था वो ज़मीन, और 3rd स्टेट के रिचर सेक्शन, मतलब 3rd स्टेट के लोग, उनके अपने लोग, जिसमें कुछ ज़्यादा धनी मनी लोग थे जिनके पास ज़मीन था, उस पर खेती होती थी। किसान तो है लेकिन खुद की ज़मीन नहीं थी। जो पहले 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको बर्थ से, जन्म से ही कुछ निश्चित सुविधाएं मिलती थी। सबसे पहला ये था कि उनको टैक्स नहीं देना है। सबसे पहला सुविधा, उनको क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। और उसके अलावा जो नोबल्स थे
उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते, सामंती सुविधाएं भी मिलती थी, विशेषाधिकार भी था। इसमें क्या क्या था, मतलब टैक्स तो नहीं देना है, उसके अलावा क्या विशेषाधिकार है वो देखो। फ्यूडल, दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। फ्यूडल ड्यूज, सामंतीवाद का कर, सामंतीवाद का कर जो वो किसानों से वसूलते थे, टैक्स देते नहीं थे, उसूलने का काम करते थे। पीजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं, वो इस बात को लेकर बाध्य थे कि वो टैक्सेस भी देते थे और उनके यहाँ चाकरी भी करते थे। जैसे उनके घर में कोई काम हो, खेतों का कोई काम हो, वो करते थे वो लोग। आर्मी में सर्व करते थे, रोड बनाना है इसमें काम करते थे। तो ये लोग पीजेंट्स जो है वो हर तरह से मारे जाते थे, टैक्स भी यही देते थे, चाकरी भी यही करते थे, और नॉबल्स जो है वो उनसे भी टैक्स क्या करते थे, वसूल करते थे। चर्च भी इनसे टैक्स लिया करता था, आगे आपको समझ में आएगा। The church too extracted its shares of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tally and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salt or tobacco. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो चर्च जो है इनसे क्या करती थी, वो भी अपना टैक्सेस का एक शेयर लेती थी जिसका नाम क्या था, टीथीस। चर्च भी इनसे टैक्स लेती थी। मतलब ये नोबिलिटी को तो टैक्स देते ही थे, चर्च को भी अब दे रहा है। नोबिलिटी के यहाँ टैक्स देने के बाद क्या करते थे वो लोग, चाकरी करते थे, रोड बनाना हो, घर बनाना हो, घर के काम हो, सारी काम करते थे। तो चर्च भी इनसे क्या करता था, टीथीस बोल के एक जो है वो टैक्स जो है वसूलता था किसानों से। और इस तरीके से आप देखते हो कि आखिरकार जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे उनको टैक्सेस पे करना होता था स्टेट को। और इसमें डायरेक्ट टैक्स होता था टैली, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे जो कि बहुत सारे, मतलब जो आम जिंदगी में लोग सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर इनसे टैक्स वसूल किया जाता था। जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फ्रांस था उसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी, जो भी खर्चा हो उनका, ये सब के सब थर्ड स्टेट क्या कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं। आपको फिगर 3 में दे रखा है कि एक राजा किस तरीके से बैठा हुआ है और एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, उसके सामने एक किसान है, वो क्या कर रहा है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। अब आपने देखा कि इस पिक्चर में जो है वो एक राजा है, फैट है, काफ़ी मोटा ताज़ा राजा है, और ये बेचारा गरीब सा आदमी जो है वो सारी चीज़ें उनको दे रहा है, अनाज दे रहा है, फल दे रहा है, पैसे दे रहा है, सैलेड दे रहा है ना। और जो फैट लॉर्ड है वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठा हुआ है, इवन उस पर देख भी नहीं रहा है। हाँ दे दो, जाओ, रखो, जाओ, निकलो। ठीक है, ऐसी बात थी। अब है स्टेट, समझ में आ गया। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब सीधा साधा बात है, जो आदमी टैली दे रहा है, टीथीस दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनफैक्ट देश चला रहा है, ऐसे समझो कि देश चला रहा है। वैसे आदमी के, इंसान की जिंदगी में जीने के लिए तो सर्वाइव करना, जीने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में जो है हम लोग ये जानेंगे 1.1 में, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices, so the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. तो इस टॉपिक में, जो टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1715 में, वो कोई थी 23 मिलियन, 23 मिलियन थी, 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, 23 मिलियन थी।
ये बढ़कर 28 मिलियन हो गई, ये बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 तक आते आते। नतीजा ये था कि फूड ग्रेन्स के डिमांड में बढ़ोतरी हुई, लोग बढ़ेंगे तो फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन जो थी, अनाज की जो प्रोडक्शन थी, उत्पादन था, वो रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे डिमांड के अकॉर्डिंगली। जितना डिमांड था उतना जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, प्रोडक्शन उत्पादन रफ्तार नहीं पकड़ रहा था। और जो ब्रेड की कीमत है, जो कि एक मुख्य भोजन था, स्टेपल डाइट था किसी भी इंसान का, जो स्टेपल डाइट मतलब मुख्य भोजन, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। तो जो प्राइस ऑफ ब्रेड थी, रोटी की जो कीमत थी वो बढ़ रही थी, स्टेपल फूड की जो कीमत है वो बढ़ रही थी, क्योंकि जो लोग थे वो बढ़ रहे थे। ज़्यादातर वर्कर्स जो लेबरर्स के तौर पर जो है वर्कशॉप में काम करते थे या फिर और अन्य जगहों पर काम करते थे, उनकी मजदूरी जो है उनके मालिकों द्वारा तय कर दी गई थी। मतलब इतना ही देंगे, ज़्यादा काम करो या कम काम करो, तुमको मजदूरी इतनी ही मिलेगी। और वेजेस जो मजदूरी इनको मिलती थी, वो जो रफ्तार थी रोटी की कीमतों में वृद्धि या अन्य चीज़ों पर जो दाम बढ़ रहा था, तो वो रफ्तार इनकी मजदूरी, इनकी कमाई जो है उससे मेल नहीं खा रही थी, बहुत कम हो गया था। इनकी कमाई जो है वो काफ़ी कम हो गई थी, महंगाई बढ़ रहा था, तो कमाई बढ़े तब तो कोई दिक्कत ना आए। तो वेजेस जो है, इनकी मजदूरी जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे थे जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी। इस तरीके से जो गरीब और धनी हैं उनके बीच जो एक गहराई थी, गैप था, वो बढ़ता चला गया। चीज़ें और भी बद से बदतर हो जाती जब किसी साल जो है वो सूखा आ जाता या ओलावृष्टि हो जाती, वज्रपात हो जाता, पत्थर जो गिरता है आसमान से, ठीक है, बर्फीला। तो चीज़ें और बुरी हो जाती जब किसी साल सूखा आता, ओलावृष्टि होती, हार्वेस्ट पे असर पड़ता, हार्वेस्ट कम हो जाता, फसल की कटाई कम हो जाती, और इससे सब्सटेनेंस क्राइसिस आता। ठीक है, सब्सटेनेंस क्राइसिस के बारे में आप जान लो कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सटेनेंस क्राइसिस उस सिचुएशन को कहते हैं जबकि जो बेसिक मीन्स होती है, जीने के लिए जो बेसिक साधन होती है, रोटी कपड़ा मकान आप कह सकते हो, वो चीज़ें भी खतरे में आ जाए, मतलब उसका ही मिलना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो गरीब अमीर के बीच जो ये जो मजदूरी करके या फिर जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी वो तो मेंटेन कर नहीं पा रहे थे, तो ये जो गहराई थी वो बढ़ती गई। हालात तब और बुरे हो जाते हैं जब हार्वेस्ट कम हो जाती है, किस चीज़ की वजह से, सूखा की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। इससे सब्सटेनेंस क्राइसिस आती, जो रोटी कपड़ा मकान जो है, रोटी कपड़ा मकान की भी क्या हो जाती, दिक्कत आ जाती। जो मेन जो जीने के लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उसमें क्या हो जाती, प्रॉब्लम आ जाती। और ये जो है वो फ्रांस में जब ओल्ड रेजिम में था तब ये सिलसिला हमेशा होता था। मजदूरी मिल नहीं रही होती थी, और न तो मजदूरी उतनी उनके हिसाब से ज़रूरत के काम के हिसाब से मिल रही थी, न चीज़ों की कीमतें जो बढ़ रही थी उस हिसाब से लोग जी पा रहे थे या फिर उनको उनकी कमाई हो रही थी। सुखाड़ आ जाता, ओलावृष्टि हो जाती तो फसल जो है और कम हो जाता, सब्सटेनेंस क्राइसिस आ जाती। तो आप समझ सकते हो कि लोगों की मनोस्थिति क्या होगी। ठीक है, और ये ओल्ड रेजिमे में हमेशा होता था। अब देखो 1.3 की जो टॉपिक है वो हम लोग जानेंगे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब ये जो एक ग्रोइंग मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास मतलब जो थोड़े लोग ठीक ठाक हों, आर्थिक रूप से हर चीज़ से, खाने पीने की दिक्कत ना हो, मतलब एवरेज में। तो जो अ ग्रोइंग मिडिल क्लास जो लोग थे, बढ़ता हुआ जो मध्य वर्ग का परिवार था, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने ये कल्पना की कि ये जो विशेषाधिकार है, फ्यूडल सिस्टम, और जो सारा टैक्स हम ही क्यों दें, वो लोग टैक्स क्यों ना दें, उन लोग को टैक्स न देने की जो आज़ादी थी, प्लस टैक्स उछलने की जो आज़ादी थी, ये विशेषाधिकार उनको क्यों मिले, नहीं मिलना चाहिए। ये उन्होंने ये कल्पना शुरू कर दिया। अचानक से रिवॉल्यूशन नहीं हो जाता, अचानक से क्रांति नहीं आ जाती, धीरे धीरे पनप रहा है। समझ में आ रहा है बात। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures
that would bring about a change in social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. पास्ट में पहले भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। ये जो टैक्सेस जो लगातार बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी, दोनों प्रॉब्लम आ रहा था ना। टैक्सेस भी बढ़ा रहे थे लोग, फूड भी इनको नहीं मिल रहा था, महंगा हो रहा था फूड, कमाई नहीं हो रही थी। तो ये जो लगातार जो टैक्सेस बढ़ रही थी और फूड की स्कार्सिटी आ रही थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था, विद्रोह नहीं किया था या अपनी बात अपने मालिकों तक नहीं पहुंचाई थी। लेकिन पता नहीं साधनों की कमी से या फिर प्रोग्राम्स कार्यक्रमों की कमी से ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं हो सका, ढंग से कोई साधन नहीं मिल सका। ये जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में जो चेंज आना चाहिए था, वो आ ना सका, क्योंकि ढंग से हो ना सका। प्रोटेस्ट जो है वो ढंग से हो ना सका, जिसके कारण जो है वो फुल स्केल मेजर्स नहीं अपनाया जा सका। और जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, विद्रोह के बाद जो उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आएगा ऐसा, चाहे टैक्सेस कम कर दी जाएंगे या फूड स्कार्सिटी को पूरा किया जाएगा, ऐसा कोई रिज़ल्ट इन लोग का आया नहीं। विद्रोह किया लेकिन रिज़ल्ट आया नहीं। तो कमी किस बात की रह गई थी? क्योंकि ये कमी इसलिए आई थी क्योंकि ये जो रिवोल्ट का काम था उसको लीड करने का काम जो है वो लोग किया करते थे जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, लेकिन प्रॉस्पेरस थे, उन्नत किस्म के लोग थे, है ना। और इनका एक्सेस था, पहुंच थी, एजुकेशन तक पहुंच थी और नए आइडियाज़ तक इनका पहुंच था। तो ये लोग इन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाता था। ये लोग रिवोल्ट, किसान लोग जो है बस विद्रोह करते थे, पीछे पीछे रहते थे। और ये लोग जो है चूँकि सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो क्यों जाए किसी का सुनने। तो रिवोल्ट होता था, इनकी बातों को वो लोग आगे बढ़ाते थे, लेकिन एक फुल स्केल मेजर जो था वो नहीं अपनाया गया। नतीजा क्या हुआ? इनका जो आउटकम आना चाहिए था जो रिवोल्ट का, वो आया नहीं। विद्रोह किया लेकिन जो इनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि इनमें साधनों की कमी थी और कार्यक्रमों की कमी थी। तो जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी या पूरा बदलाव आना चाहिए था वो आ ना सका। ठीक है, विद्रोह हुआ लेकिन बदलाव आ ना सका। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer member of society. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau. In his true treatise of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. तो 18th सेंचुरी जो है वो इस बात का गवाह बनी। 18th सेंचुरी में जो है वो जिनको मिडिल क्लास कहा गया उनका उदय हुआ। मतलब कुछ लोग जो है थर्ड स्टेट के लोग जो हैं जो मिडिल क्लास के रूप में आने लगे, उभरने लगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, समुंदर पार जो है वो बिजनेस शुरू कर दिया। समुंदर पार ये लोग बिजनेस करते थे, चीज़ों को बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल जो है वो क्या करते थे, या तो एक्सपोर्ट करते थे या तो खरीदते थे, या तो बेचते थे या क्या करते थे, खरीदते थे। तो ये ओवरसीज चलता था। तो थर्ड स्टेट के कुछ लोग जब ओवरसीज व्यापार करना शुरू कर दिए तो इनकी थोड़ी सी स्थिति में सुधार आया, प्रॉस्पेरस हुए थोड़े लोग। और आप आगे जाकर के पढ़ोगे इसमें कि उस पर भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया कि तुम व्यापार कर रहे हो तो फिर भी टैक्स दो और ज़्यादा टैक्स दो। ठीक है,
वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। खैर अभी जो टॉपिक है हम लोग उस पर डिस्कस करें। तो 18वीं सेंचुरी में जो है वो क्या हुआ, एक नए किस्म के सोशल ग्रुप्स का उदय हुआ जिसको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। इन्होंने धन कमाया था, समुद्र पार अन्य देशों में जाकर के क्या किया, इन्होंने व्यापार शुरू किया। या तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे जैसे वुलन और सिक्स टेक्सटाइल्स की, वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, या तो उनको वो बेचने का काम करते थे या खरीदने का। तो बेचने खरीदने के काम से वो व्यापार करते थे और इससे इनमें थोड़ी सी कमाई हुई थी और ये अब मिडिल सेक्शन में आने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मिडिल्स क्लास के लोग के रूप में शामिल होने लगे थे थर्ड स्टेट में। इसके अलावा थर्ड स्टेट में मिडिल से क्लास के लोग बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि इन्होंने ओवरसीज व्यापार किया। इसके अलावा जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें जो है मर्चेंट्स और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इसके अलावा जो है कुछ और लोग भी शामिल हुए जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। मतलब व्यापारी भी तो शामिल थे ही, मैन्युफैक्चरर तो थे ही, अब लॉयर्स भी आने लगे, प्रोफेशनल्स भी आने लगे, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में काम भी क्या करते थे, ऐसे लोग भी मिडिल क्लास के संपर्क में क्या आने लगे। अब ये सब लोग जो है वो पढ़े लिखे थे और अब इनका मानना ये शुरू हुआ, इन्होंने ये मानना शुरू किया कि समाज की कोई भी सोसाइटी, उसको जो है वो जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। सब लोग क्या है, एक समान है। किसी को भी जन्म से, किसी भी समाज के एक हिस्से को उसके जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि एक इंसान की जो सामाजिक हैसियत है, सामाजिक स्थिति है, वो उसके मेरिट पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब उसकी जिस हिसाब का उसका मेरिट है उस हिसाब से उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी हैसियत उस हिसाब से समाज में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जन्म से ही फलाना अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो आइडियाज़ था कि जन्म से जो है वो विशेषाधिकार ना मिले, ठीक है, और किसी भी इंसान की जो हैसियत है उसके मेरिट पर तय करी जाए, अब ये इन चीज़ों ने कल्पना करनी शुरू कर दी। ऐसे समाज की जहाँ पर आज़ादी हो और सब लोग समान हो, कानून के सामने समान हो और सबको समान सुविधाएं मिले, सबके लिए समान अवसर हो। लोगों ने कल्पना शुरू कर दी कि नहीं भाई, राजा जो कहेगा अब सो नहीं होगा। एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ सभी लोग बराबर हो, सब लोग टैक्स पे करें। कोई एक ही स्टेट क्यों पे करे, सब लोग टैक्स पे करें, है ना। एक इंसान की हैसियत वो बाय बर्थ नहीं डिसाइड होनी चाहिए, उसकी मेरिट पर डिसाइड होनी चाहिए। ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों ने ये कल्पना शुरू कर दी कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पर सभी लोगों के लिए अवसर हो, सभी लोगों के लिए अवसर हो, सभी को समान अवसर मिले, सब कानून के सामने समान हो, सभी लोग आज़ाद हों। और इन्हीं आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने। ठीक है, जीन जैक रूसो ने क्या किया, ये आइडियाज़ आगे फॉरवर्ड करने का काम शुरू किया। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक नाम याद रखना, इन्होंने ये बुक लिखा है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये नाम याद रखना कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक किताब जो है वो किसने लिखा? जॉन लॉक ने। उसमें इन्होंने क्या किया, गलत साबित किया कि मोनार्क के पास जो एकाधिकार है, राजा की जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है, मतलब दैवी और निरंकुश अधिकार, मतलब जो राजा कहेगा वही होगा, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया। बोला कि ये एक सिद्धांत गलत है, राजा ही क्यों डिसाइड करे, उन्होंने खंडन किया। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये आइडिया डाला और रूसो ने फिर आगे बढ़ाया इस आइडिया को। रूसो ने इस आइडिया को आगे ही नहीं बढ़ाया, उसने एक और प्रस्ताव दिया। उसने ये प्रस्ताव दिया कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होनी चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं और जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजा, इन लोगों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सामाजिक बंधन होना चाहिए। इस आधार पर सरकार हम बननी चाहिए जिसका लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, मतलब हम अपने में से किसी को भेजेंगे। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. अब मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 2 किताबों का अभी तक चर्चा हो चुका। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखी इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के पावर को बांटने का काम किया कि गवर्नमेंट का पावर 3 स्तर का होना चाहिए। लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और जुडिशरी होनी चाहिए, जो अपने देश में भी है अभी।
विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। इवन आप सिविक्स पढ़ोगी तो आपको पता चलेगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या किया, ये प्रस्ताव दिया कि गवर्नमेंट का 3 अंग होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पावर है वो 3 स्तर की होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये मॉडल जो था, ये जो गवर्नमेंट का ये मॉडल था, वो ब्रिटेन में लागू 13 अमेरिकन कॉलोनीज में भी लागू हुआ था। जिस 13 अमेरिकन कॉलोनीज की फ्रांस ने मदद की थी ब्रिटेन उनके कॉमन एनिमी से आज़ादी दिलाने में, ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी या गवर्नमेंट का जो शासन करने का तरीका था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो फॉर्म था वो लागू भी हुआ था इन 13 कॉलोनीज में। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी, ये 13 अमेरिकन कॉलोनी जो थी, इनमें जो संविधान बना था और उसमें जो दी गई व्यक्तिगत अधिकार थी, वो एक एग्जाम्पल बन गया इन लोगों के लिए, पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस में एक एग्जाम्पल बन गया कि भाई जिन 13 कंट्रीज़ को हमने क्या किया है, मदद करी है, कॉलोनीज़ को हमने मदद करी है ब्रिटेन से जिताने में, उन्होंने यहाँ ये सरकार बनाई है। और उन सरकार में 3 तरह की जो है वो क्या है, अंग है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। वहाँ के लोगों को समान अधिकार है, तो ऐसा ही अधिकार हमारे फ्रांस में क्यों ना हो। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब क्या हुआ कि ये जो आइडियाज़ थी इन फिलोसफर्स की, किसकी, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो, ठीक है। तो इनकी जो आइडियाज़ थी, ये जो दार्शनिक लोग थे, इनकी जो आइडियाज़ थी, उनको सैलून में इंग्लिश में सैलून कहते हैं, हिंदी में सैलून कहते हैं। तो सैलून में, कॉफ़ी हाउसेज में उन लोगों के बीच जो है वो क्या करी जाने लगी, डिस्कस करी जाने लगी कि भाई ये जो चल रहा है मोनार्क वो ठीक ना है। आप देख लो, ये उन्होंने चर्चा करना शुरू किया कि देखो आप हम ही क्यों टैक्सेस पे करें, देखो आप 13 अमेरिकन कॉलोनीज को जो फ्रांस ने जिसकी मदद करी ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में, उनके यहाँ ये गवर्नमेंट है, उनके यहाँ के लोगों को अधिकार है, उनके यहाँ लोग समान है। ये सब डिस्कस जो है वो सैलों में, कॉफ़ी हाउसेज में ये सब फैलने लगा, किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, लोगों के डिस्कशन के माध्यम से फैलने लगा। और उन लोगों के लिए भी मतलब पढ़ा जाने लगा, उन लोगों के समक्ष भी, उन लोगों के बीच भी ये पढ़ा जाने लगा जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते थे, जो लोग अनपढ़ थे, उन लोगों के समक्ष भी कुछ लोग जो है वो पढ़कर ये मैसेज देना उन्होंने शुरू किया। और ये जब न्यूज़ फैली कि लुई 16 जो है उन्होंने आगे भी टैक्सेस बढ़ाने का क्या किया है, निर्णय लिया है, ताकि वो स्टेट का जो एक्सपेंसेस है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। इससे लोगों में एंगर हुआ, और ये एंगर हुआ और टैक्सेस बढ़ाने को लेकर एंगर था, और ये जो प्रिविलेजेस मिल रहा था उस चीज़ को भी लेकर एंगर शुरू हुआ। तो ये सब फ्रांस की क्रांति का शुरुआत था। अब क्या होता है, अब आगे की जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, उसमें है कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की शुरुआत। तो ये सब क्या था, ये सब एक तरह से बीज था। अब ये बीज जो अंकुरित होगा, जिसको रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है, वो हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से थर्ड स्टेट के लोग जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करते थे, है ना। थर्ड स्टेट ही एक तरह से देश चला रहे थे, और किस तरीके से जब गवर्नमेंट ने मतलब निराशा कैसी थी उन लोगों में, ठीक है, निराशा कैसी थी। सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, चैप्टर लंबा है, तो बेहतर है कि आप लोग एक बार फिर से पढ़ो, फिर से सुनो। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे कि किस तरीके से बैस्टिल में क्या हुआ, लोग घुसे, पीपल्स मिलिशिया की ग्रुप घुसी 14 जुलाई 1789 में, जो पहला दिन था रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी। और इस दिन जो है वो बैस्टिल को गिराया गया, उसके कमांडर की हत्या करी गई, 7 कैदियों को छुड़ाया गया, बैस्टिल की पत्थरों को क्या किया गया, लोग सोवेनिर के तौर पर रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ा कि लुई 16 बने, खजाना खाली देखा, है ना, टैक्सेस बढ़ाने की सोची, क्योंकि उनको खर्च भी मेंटेन करना था, और टैक्सेस बढ़ाने की सोची। लेकिन जो 3 स्टेट में जो उन दिनों डिवाइडेड था, केवल थर्ड स्टेट के लोग जो है वो क्या करते थे, एक्सपेंसेस बेयर करते थे, और थर्ड स्टेट के लोगों में किस तरीके से खुन्नस जो है वो धीरे धीरे पनपी। उसका क्या वजह था कि वेजेस इनकी बढ़ाई नहीं जा रही थी, फूड का डिमांड बढ़ रहा था, आपका किसान थे वो लोग ज़्यादातर, फिर भी ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन नहीं थी, तो सरकार से या राजा से, जो उनकी उस टाइम की सरकार थी, मोनार्की सिस्टम था, प्रिविलेज थी, इनसे उनमें निराशा थी, है ना। और धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, लोगों में गुस्सा पनपना शुरू हुआ,
और किस तरीके से फ्रांस की क्रांति जो है वो आगे होती है, हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस क्लास के लिए इतना ही।